हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द डार्क कॉरिडोर के एक और एपिसोड में। ये एक ऐसा शो है जहां हम आपके साथ हुए पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को दुनिया के सामने लाते हैं। अगर आपने भी कुछ देखा है या महसूस किया है तो हमें अपनी कहानी जरूर शेयर करें। आप हमें ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए अपनी कहानी भेज सकते हैं, जिसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अक्सर चकाचौंध की चमक के पीछे जो सच्चाई छुपी होती है वो हमें दिखाई नहीं देती। हमें लगता है कि हर चमकती चीज सोना है, हर मुस्कान के पीछे एक दोस्ती है और हर शांति के पीछे एक सुकून है। दिल्ली के पॉश इलाकों का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां ऊंची दीवारें और महंगी जिंदगी के पीछे ऐसी राज छुपी होती हैं जिन्हें समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि डरावना भी है। और आज की कहानी हमें ले जाती है एक ऐसे ही हाई सोसाइटी के जिंदगी के बीच, जहां हर चीज एकदम परफेक्ट दिखाई देती है। शानदार बंगले, डिजाइनर कपड़े और महंगी गाड़ियां, लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी है जो सिर्फ वो लोग ही जानते हैं जो उनका हिस्सा होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी दास्तां का सफर, द वेलवेट सर्कल। हाय, पहले मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जिस तरह से लोगों की कहानियों को, उनके एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करते हैं। लेकिन मैं हमेशा से यही सोचती थी कि ये सब चीज़ें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ औरों के साथ होती है, पर मेरे साथ कभी नहीं हुई। मैंने आज तक कभी कुछ महसूस नहीं किया। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये सब मेरे साथ भी हो सकता है। और मैं ये सब सिर्फ दूसरों की कहानियों में सुनती थी, सोचती थी कि ये बस कहानियां हैं और कुछ नहीं। पर फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक समझ नहीं पाई, और अब भी मेरे लिए वो एक पहेली है। वो दिन मेरी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ था जहां से सब कुछ बदल गया। आज भी उन सब बातों को याद करके मेरी नींद उड़ जाती है, और कभी कभी लगता है कि जैसे वो दर्द अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। शायद इस लेटर को लिखने से मुझे सुकून मिले, या शायद मैं अपने अंदर छुपे इस डर को थोड़ा कम कर पाऊं। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैंने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की और एक हाई क्लास रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अपना घर बदला, जो साउथ दिल्ली के एक पॉश और शहरी इलाके में था। मुझे एक बड़ा फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट मिला था और मैंने सोचा इस नए शहर के साथ अपनी लाइफस्टाइल को भी अपग्रेड करनी चाहिए। इसीलिए मैंने अपना घर एक ऐसे कम्युनिटी में चुना जहां सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। हाई क्लास कम्युनिटीज का एक अपना ही चार्म होता है। हाई वॉल्स, हाई सिक्योरिटी और प्रिवेसी, जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। जब मैं पहली बार अपना नया घर देखने गई, तब मुझे हर चीज बहुत आकर्षक लगा, बिल्कुल सपने जैसा। मेरा घर भी बिल्कुल सपनों जैसा था, एरी, मॉडर्न, और हर तरफ खूबसूरती से सजाए गए गार्डन्स, जहां बहुत ही सुकून था, जो कि एक मिडिल क्लास का सपना होता है। और मैंने सोचा कि ये वही जगह थी जहां मुझे अपनी जिंदगी के अगले सफर की शुरुआत करनी थी। शुरू से ही मेरे नए पड़ोसी कुछ ज्यादा ही वेलकमिंग थे। घर शिफ्ट करने के दूसरे दिन ही सुबह सुबह
मिसेस कपूर, जो मेरे घर के बिल्कुल पास रहती थी, एक गरम और फ्रेशली बेक्ड ब्रेड लेकर आई। वो एक बहुत ही शांत, विनम्र और पोलाइट औरत थी, और मिसेस कपूर के बात करने का तरीका बहुत ही सोफिस्टिकेटेड था। उन्होंने मुझसे बहुत ही इज्जत और प्यार से बात की। मिसेस कपूर ने मुझे अपने घर योगा सेशन के लिए बुलाया और कहा कि इस सेशन के जरिए यहाँ के लोगों के साथ मुझे मिलने जुलने का एक मौका मिल जाएगा। मैंने सोचा ये तो अच्छा आइडिया है, योगा भी हो जाएगा और सोसाइटी के बाकी लोगों से मिलना भी। इसीलिए मैंने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन मैं उनके घर चली गई योगा सेशन के लिए। उनका घर बहुत ही शानदार था। बड़े बड़े शीशे के दरवाजे थे जिसमें से प्यारी प्यारी धूप आ रही थी। घर के हर कोने में एक सुकून था, जैसे हर चीज को ध्यान से सोचा और सजाया गया हो। उनका लिविंग रूम काफी स्पेशियस था। हर एक फर्नीचर और होम डेकोर इतना परफेक्टली सेट था जैसे हर चीज वही के लिए बनी हो। हर पीस का डिजाइन और प्लेसमेंट बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी ने सोच समझकर हर एक छोटी बात को केयरफुली अरेंज किया हो। सोफा के कुशन से लेकर कॉफी टेबल पर रखी छोटी सी वास तक सब कुछ बहुत फाइनली ट्यून था। हर चीज का रंग, टेक्सचर, स्टाइल एक दूसरे से इतना स्मूथली ब्लेंड हो रहा था कि सब कुछ पिक्चर परफेक्ट था, परफेक्टली बैलेंस्ड। योगा सेशन काफी अच्छा था। ग्रुप में लगभग 8 लोग थे, कुछ औरत, कुछ मर्द। सभी काफी एलिगेंट और फ्रेंडली दिख रहे थे। लग रहा था उन लोगों की आपस में बहुत अच्छी जमती है। लगभग सबके बीच ही एक अच्छी बॉन्डिंग थी और सभी काफी वेलकमिंग थे। सब मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं उनके ग्रुप में नई आई हूं। योगा के बाद उन्होंने हर्बल टी सर्व की और माइंडफुलनेस के बारे में बातें भी की, अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन करने की। हर एक बात जो वो कह रहे थे वो मुझे काफी इम्प्रेस कर रही थी। काफी डीप और स्पिरिचुअल बातें हो रही थी, जैसे अपने आप को और बेहतर कैसे समझना है, अपने गोल्स कैसे पूरे करने हैं, जिंदगी का मकसद क्या है, और भी बहुत सारी टॉपिक्स। ये बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद ये एक तरीका हो सकता है अपने आप को बेहतर समझने का। शुरू में सब कुछ बहुत ऑसम और अपलिफ्टिंग लग रहा था। मैं लगभग रोज ही जाने लगी। हर सेशन के बाद एक रिफ्लेक्शन पीरियड होता था, जहां हम सब मेडिटेशन के जरिए अपने अपने गोल्स को पूरा करने के बारे में मैनिफेस्ट करते थे। पहले पहले ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं उन्हें थोड़ा समझने लगी, कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे थोड़ी अजीब लगने लगी। जैसे उनकी बातें हमेशा सैक्रिफाइस और ट्रांसफॉर्मेशन के इर्द गिर्द घूमती थी। एक औरत ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने कई दिनों तक फास्टिंग की और कह रही थी कि इस फास्टिंग ने उनकी आत्मा को मुक्ति दे दी थी। दूसरी औरत ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वो नुकीले पत्थरों पर नंगे पांव चलती थी, सिर्फ इसलिए ताकि अपने अंदर के अहंकार को तोड़ सके और अपने आप को इस संसारिक मोह माया से मुक्त कर सके। ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो पहले तो मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस समझकर इग्नोर कर दिए थे। शायद ये उनका अपना तरीका था स्पिरिचुअलिटी का, इसीलिए मैंने ये सब चीजें नजरअंदाज कर दी थी। लेकिन जिसे मैं अपने लिए एक नॉर्मल हेल्दी जर्नी समझ रही थी, वो धीरे धीरे मुझे कॉम्प्लेक्स और डिस्टर्बिंग लगने लगा। हर किसी के अपने बिलीव्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, लेकिन जिस तरह से वो लोग बात कर रहे थे उनमें कुछ तो अजीब था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन उन्होंने मुझे एक वीकेंड रिट्रीट
या यूं कहे कि हीलिंग सेशन पर आने का इनविटेशन दिया। उन्होंने कहा कि ये एक रिट्रीट स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हिस्सा है जो हमें अपने अंदर की गहराइयों को समझने और अपने जीवन के बोझ से मुक्त होने का मौका देगा। मैंने रिट्रीट में जाने का फैसला किया और मैं ना भी नहीं कर पाती क्योंकि सब इतने वेलकमिंग थे और मेरा इतना ख्याल रख रहे थे। रिट्रीट कम्युनिटी के एक सबसे बड़े और शानदार विला में ऑर्गेनाइज किया गया था जो अपने आप में ही एक अलग ही दुनिया लग रही थी। वहां पहुंचते ही मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। वहां बहुत सुकून था, सॉफ्ट म्यूजिक, कैंडल लाइट्स, ओवरऑल सब कुछ मिला जुला कर एक पीसफुल एनवायरनमेंट था। एक्टिविटीज भी काफी सूदिंग थी, जैसे जर्नलिंग, जिसमें हमें अपने थॉट्स को कागज पर लिखना होता था। जो बातें हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, जो इमोशंस हम अक्सर अपने अंदर ही दबा कर रख देते हैं, उन्हें एक पेपर पर लिख रहे थे और हम सब मिलकर मेडिटेशन भी कर रहे थे जो सच में एक पॉजिटिव वाइब दे रहा था। पहले मुझे लगा कि ये सब काफी रिलैक्सिंग और पॉजिटिव है, जैसे मैं अपनी जिंदगी के एक नए रूप को समझने लगी हूं। पर फिर मिसेस कपूर ने सभी को काले एनवेलप्स दिए। हर एक एनवेलप पे एक इंटीग्रेट सिंबल था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक इन्वर्टेड ट्रायंगल के अंदर काफी फाइन और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बने हुए थे, जैसे कोई एंशिएंट लैंग्वेज या सेक्रेट पैटर्न हो। उन्होंने कहा, अपने सबसे डीप रिग्रेट्स और फियर्स को लिखो। जो चीजें हमें जिंदगी में पीछे खींच रही है, उन्हें इस पेपर पर लिखो। हम इस एक्सरसाइज से उन्हें अपने मन से निकालकर यूनिवर्स के हवाले करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ये एक क्लिंजिंग रिचुअल का हिस्सा है जो हमें अपने अंदर के बोझ से मुक्ति दिलाएगा। जब हम सब रेडी हो गए, उन्होंने एक सेरेमोनियल बोल बीच में रखा। वो बोल सिल्वर कलर का था, देखकर लग रहा था चांदी का बना है, और उसमें वही सिंबल्स बने हुए थे जो उस एनवेलप में था। उन्होंने कहा, अब अपने अपने एनवेलप्स को इस बोल में डाल दो और देखते जाओ कैसे हमारा दिल का बोझ जलकर राख हो जाता है। मैंने अपने एनवेलप में कुछ ज्यादा डार्क या डीप नहीं लिखा था। उसमें कुछ ऐसा था जिसे मैं सच में छोड़ना चाहती थी। मुझे लगा कि ये बस एक सिंबॉलिक एक्ट है जो मुझे मेंटली रिलैक्स करेगा। पर बाकी लोग किसी और ही लेवल पर लग रहे थे। कुछ लोग तो अपने रिग्रेट्स लिखते हुए रोने लगे। एक आदमी अपने रिग्रेट्स को जलते हुए देखकर जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। मुझे उनका इतना ज्यादा भावुक होना समझ नहीं आया, जैसे उन्होंने सच में जिंदगी में बहुत कुछ झेला है और इस प्रक्रिया से उनके दिल का बोझ, दर्द कम हो रहा है। एक औरत जो काफी कंपोज्ड लग रही थी, अचानक से एक रूहानी सी आवाज में बोलने लगी, हम सब यहाँ बदलाव के लिए आए हैं। कभी कभी पुराने बोझ को त्याग करके, अपने डर का सामना करके ही हम अपने अस्तित्व की असली वजह को समझ पाते हैं। यहाँ आप अपनी पुरानी पहचान, पुराने दुख भरी कहानियों को छोड़कर एक नए सफर की शुरुआत करेंगे। मुझे उनकी बातें बहुत ही अटपटी सी लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस सब का हिस्सा कैसे बन गई। वहां पर मौजूद हर एक इंसान का चेहरा कुछ और ही बता रहा था, जैसे सबके अंदर कुछ ऐसा राज हो जो दुनिया समझ नहीं पाएगी। जब वो रिचुअल खत्म हुआ
मुझे बहुत भारी सा लगने लगा। हालांकि ये रिचुअल माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए थी, पर मुझे वहां बहुत अजीब सा लगने लगा। वहां का माहौल तो शांत हो गया था, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान उठने लगा। कुछ हफ्तों बाद मुझे एक और इनविटेशन मिला। इस बार मिस्टर शर्मा, जो सर्किल के सबसे सीनियर और इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स में से एक थे, उन्होंने अपने घर डिनर के लिए बुलाया। और मिस्टर शर्मा के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था। बस इतना जानती थी कि वो काफी अमीर तो थे ही, और उनका पर्सनालिटी बहुत ही डोमिनेंट ऑरा वाली थी। उनका घर वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था, बड़ा और शानदार, बड़े बड़े ग्लास के विंडोज और मिनिमलिस्टिक डेकोर, जो एक अलग ही शान और सोफिस्टिकेशन का इजहार कर रहा था। डिनर की शुरुआत काफी अच्छी थी। सब लोग एलिगेंट कपड़े पहनकर आए थे। टेबल बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था, और उन्होंने जो खाना सर्व किया था वो किसी हाई एंड रेस्टोरेंट से कम नहीं लग रहा था। बातचीत भी पहले काफी कैजुअल थी, काम, सफर और हॉबीज के बारे में। मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं अननेसेसरी ही उनके बारे में इतना ओवरथिंक कर रही थी। लेकिन डिनर के बाद अचानक पूरा माहौल बदल गया। लाइट्स धीरे धीरे डिम होने लगी, और सिर्फ एक कैंडल, जो सेंटर टेबल पर रखी थी, जल रही थी। उस अंधेरे और हल्के से उजाले के बीच पूरा रूम एक अलग ही एनर्जी से भर गया था। मिस्टर शर्मा खड़े हो गए और उन्होंने बहुत ही ठहराव के साथ कहा, दर्द और डर, ये दोनों ही हमारे जीवन के सबसे बड़े बंधन हैं। ये हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों को अपनाना सीख जाता है, जो डर को अपनी ताकत में बदलकर उसका सामना करता है, वही असली मुक्ति पाता है। यही हमारे सर्कल का सिद्धांत है। दर्द का सामना करो और डर के पार जाओ। सिर्फ तभी तुम अपने आप को पा सकते हो। वो अपने इस ग्रुप को सर्कल बुला रहे थे। तब जाके मुझे ये समझ आया कि उनके इस ग्रुप का एक नाम भी है, द सर्कल। फिर उन्होंने एक छोटी सी जार निकाली, जो एक वेलवेट के क्लॉथ से ढकी हुई थी। उस जार में राख थी। उन्होंने उसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, ये राख नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति का सबूत है जो मुक्ति की यात्रा पूरी कर चुका है। इतना कहकर उन्होंने टेबल पर वो जार रख दिया। हर एक सदस्य ने उस जार को पूरे श्रद्धा के साथ पकड़ा और फिर कुछ मंत्र पढ़ने के बाद दूसरे सदस्य को पास कर दिया। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे और कुछ बस शांत, एक अलग ही ट्रांस में लग रहे थे। लेकिन जब जार मेरे पास आई तो मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो मेरा शरीर ही जम चुका था। उनकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। आखिर मुक्ति से उनका क्या मतलब था? क्या ये मुक्त हो गए थे जिंदगी से? मुझे उन्हें कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने उस जार को बस आगे पास कर दिया। लेकिन मेरे मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। हर एक नजर जो मेरे ऊपर थी, जो मुझे ही जज कर रही थी, जैसे उन्हें पता हो कि मैं उनके जैसी नहीं हूं। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। कैंडल की वो हल्की रोशनी और जार की वो राख बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। जो चीजें मुझे एक सिंपल स्पिरिचुअल ग्रुप की एक्टिविटीज लग रही थी, उनके पीछे कुछ और ही राज था। कुछ गहरे, कुछ ऐसा
जो समझ से परे है। मुझे लगने लगा था कि ये सर्कल सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, ये एक अलग ही दुनिया है। अगली सुबह मिसेस कपूर फिर मेरे घर आई। उनके हाथ में एक रॉयल एनवलप था, जो एक फॉर्मल इनविटेशन था जिसमें लिखा था रिन्यूअल रिचुअल। एनवलप का टेक्सचर बहुत अलग था। उसे छूते ही एक अजीब एहसास हो रहा था। पेपर काफी मोटा था और उस पर वही ट्रायंगल सिंबल बना हुआ था। मिसेस कपूर ने हमेशा की तरह एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मुझे देखा और कहा, ये तुम्हारे लिए है अनन्या, अब वक्त आ गया है, तुम तैयार हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तैयार हूं? किस चीज के लिए तैयार? मैं हैरान हो गई और उनसे पूछने लगी, पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, जब वक्त आएगा तुम समझ जाओगी। उन्होंने इतने यकीन के साथ कहा, एक पल के लिए लगा मैं शायद इन्हें मना ही नहीं कर पाऊंगी। मेरे मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। मुझे जाना चाहिए या नहीं? मैं किस चीज के लिए तैयार हूं? पर इतना कुछ हो जाने के बाद मुझे इन पर जरा भी भरोसा नहीं था। मेरा दिमाग कह रहा था, अनन्या मत जा, पर फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा था। जैसे कोई अजीब सी ताकत मुझे अपने पास खींच रही हो। पर मैंने ठान लिया था, अब चाहे जो हो जाए मैं उस सर्कल के पास कभी नहीं जाऊंगी। मैंने उन्हें बोला कि मेरे काम का डेडलाइंस है और मैं अभी नहीं आ सकती। मिसेस कपूर की मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई थी। लग रहा था मेरे मना करने की वजह से वो नाराज हो गई। लेकिन फिर उन्होंने पहले की तरह मुस्कुराकर कहा, तुम अब इस सर्कल का हिस्सा हो अनन्या, और ये एक समर्पण का समय है। तुम समझ जाओगी, सही वक्त आने दो। मुझे वो एनवलप पकड़ाकर चली गई, पर उनकी बातों का असर मुझ पर पूरे दिन रहा। एक अजीब सा डर और बेचैनी अंदर ही अंदर बढ़ने लगी थी। वो मुस्कान, वो बातें और वो एनवलप, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मुझे किसी ने बांध दिया हो, जिससे निकलना मुश्किल हो रहा था। उसी रात मैंने फैसला कर लिया, मैं अब और यहां एक पल के लिए भी नहीं रुक सकती। मैंने अपनी जरूरत की चीजें जल्दी जल्दी पैक करनी शुरू कर दी और एक मूविंग सर्विस को कॉल किया। मुझे घर का डिपॉजिट या रेंट की परवाह नहीं थी, मुझे सिर्फ ये जगह छोड़नी थी। मुझे लग रहा था जैसे हर एक दीवार, हर एक कोना मुझे देख रहा हो, मुझे सुन पा रहा हो। अगली सुबह जब मूवर्स आए, उनमें से एक ने एक अजीब बात कही, मैडम यहाँ इतने सारे कैमरास क्यों लगे हुए हैं? हर कोने पे कैमरास हैं। मुझे तब समझ आया कि उस कम्युनिटी के हर कोने में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। पार्किंग एरिया, गार्डन्स और उन जगहों पर भी जहां सीसीटीवी लगाने की जरूरत नहीं है। एक पल के लिए लगा जैसे वो सब मुझे देख रहे हो, जैसे हर एक एक्टिविटी मॉनिटर कर रही हो। जब मूवर्स ने सारा सामान ट्रक में लोड कर दिया तो मुझे तसल्ली मिली, लेकिन जब मैं ट्रक में बैठी और गेट के बाहर गई, मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो डर का एहसास जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब मैं अपने नए फ्लैट में पहुंची तो थोड़ा सा सुकून मिला, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहा।
एक बॉक्स अनपैक करते वक्त मुझे एक काला एनवलप मिला। उस पे कोई नाम नहीं था, सिर्फ ये लिखा था, तुम वापस आओगी अनन्या, हम सब वापस आते हैं। मेरी हालत उस वक्त क्या थी, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। ये सब मुझे अब भी परेशान करता है। कभी कभी मुझे लगता है जैसे कोई मुझे भीड़ में देख रहा हो, जैसे वो मुझे ढूंढ रहे हो। मैं महसूस कर सकती हूँ वो मुझे अब भी देख रहे हैं। उस घटना के कुछ महीने बीतने के बाद भी मुझे आज तक लगता है कि कोई मुझे हर वक्त देख रहा है, मुझे हर जगह फॉलो कर रहा है। कभी कभी भीड़ में भी मुझे वही चेहरे नजर आते हैं। उनके चेहरे, उनकी निगाहें, उनके शब्दों की गहराई, सब कुछ मेरे जहन में बस गई है। कभी कभी लगता है कि मैं उनसे भागकर दूर तो आ गई हूं, लेकिन फिर भी कुछ तो है जो मुझे उनके तरफ खींचती है। मैं ये नहीं कह सकती सर्किल का असली मकसद क्या था या वो मुझसे क्या चाहते थे, लेकिन एक बात है जो मैं जरूर जानती हूं। मैंने जो कुछ देखा और महसूस किया उसे मैं कभी नहीं भुला सकती। शुक्रिया अनन्या। शुक्रिया अनन्या, अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। वाकई आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह से आप अकेले इस जाल से बाहर निकल आई, सच में काबिले तारीफ है। कई लोग ऐसे सिचुएशंस में फंस जाते हैं और कभी बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन मैं यहां जरूर मेंशन करना चाहूंगा जिस तरीके से अनन्या ने अपने इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर करके उस कम्युनिटी का हिस्सा बन गई, उनका साथ दिया, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। हमें यह समझना जरूरी है कि जब कोई इंसान या ग्रुप हमें ज्यादा ही वेलकमिंग या हद से ज्यादा अच्छा लगे, तो हमेशा अपने सेंसेस को शार्प रखना जरूरी होता है। हमारे इंस्टिंक्ट, हमारी गट फीलिंग अक्सर हमारी रक्षा करते हैं। हमारे लिसनर्स से एक गुजारिश है, अगर आपने इस तरह की किसी कम्युनिटी का सामना किया हो या ऐसे किसी अनजान और अजीब प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स होते हुए देखा हो, तो हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए चौकन्ना रहें, अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखें और हमेशा अपने आसपास के माहौल को गौर से देखें, क्योंकि कभी कभी जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। ये था आज का एपिसोड। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सस्पेंस से भरी कहानी के साथ।